अब सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ना क्या क्या है? तो पहले तो पढ़ना है काइनेमेटिक्स, फिर काइनेमेटिक्स में मोशन को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स चैप्टर ही मोशन के ऊपर है। डायनामिक्स चैप्टर किस पे रहेगा? फोर्स के ऊपर, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स को समझेंगे, मोशन को समझेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे, क्योंकि किसी भी मोशन को आप देख रहे हो तो उस मोशन को देखने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उस मोशन को देख रहे हो। कोई भी मोशन डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट टाइप का रहता है। आप सर्कुलर मोशन को भी, मोशन सर्कुलर है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर से आप अगर देखो तो मोशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वैसे ही कोई अगर मोशन हो रहा है और कोई अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उससे मोशन भी दिखेगा एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ कि जो टाइम के साथ नहीं बदले, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो टाइम डिपेंडेंट मोशन है, ठीक है, कि टाइम के साथ बदल जाए जो मोशन, उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, इसको समझेंगे। फिर स्लोप क्या होता है और एरिया अंडर कर्व्स क्या होता है। जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व है तो इसका स्लोप क्या होगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व में स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी, ठीक है। और उसका एरिया क्या होगा? एरिया अंडर कर्व। तो डिस्टेंस टू टाइम क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है। फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। और जो एरिया आएगा v इंटू टी, तो वो क्या आएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर काइनेमेटिक इक्वेशन को समझेंगे जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए रहेगा, ठीक है। और फिर फ्री फॉल, और फ्री फॉल में गैलीलियोस का लॉ देखेंगे जो कि ऑड मल्टीपल्स का लॉ है। और लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला चीज है रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। कभी भी अगर मोशन अगर हो स्ट्रेट लाइन में तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। आगे हो पीछे हो, आगे हो पीछे हो, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में अगर मोशन है तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फिर है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के आधार पे अगर उसका साइज बहुत छोटा है, जितना साइज जितना वो कवर किया, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसका साइज देखा जाए तो बहुत छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और इट्स साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लो धरती से आप सूरज को देख रहे हो तो सूरज छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, जबकि धरती से कितना ज्यादा साइज का है, क्योंकि आपका क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सूरज से, तो पॉइंट साइज दिखता है। तो कभी भी अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहे रिस्पेक्ट टू कितना साइज का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो जितना भी आप मोशन में पढ़ोगे या जितना भी फिजिक्स में पढ़ोगे, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रहे, सबको हम लोग समझते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सभी जब भी आप मोशन, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे या कुछ भी अगर करोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेके ही बनाओगे, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ मास से है कि उसका पॉइंट कहाँ पे रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन को पढ़ाई करना, जो मोशन का पढ़ाई है, द स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स। और विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन, जिसके कारण मोशन हो रहा है, तो फोर्स के कारण होता है या टॉर्क के कारण होगा। फोर्स के कारण क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और टॉर्क के कारण सर्कुलर मोशन होगा, एंगुलर मोशन होगा। तो काउज ऑफ मोशन को नहीं हमको पढ़ना है, हमको फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस मोशन के बारे में पढ़ना है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, ये सब चीज जो हम पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में, ठीक है। क्या स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो ये सब किस में पढ़ना है? काइनेमेटिक्स में। फोर्स और टॉर्क को काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ना है। फिर है मोशन। तो मोशन का मतलब क्या है? तो किसी भी चीज का अगर पोजीशन बदलता है टाइम के आधार पे, ठीक है, किसी एक टाइम पे उस ऑब्जेक्ट वहां पे था
और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट मूव किया, ठीक है, मोशन में आया। तो मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर टाइम के साथ किसी का पोजीशन बदल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। अब बात यही है कि एक पॉइंट को आप कभी भी आप बोलते हो कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए रेफरेंस आप बताओगे ना। बिना रेफरेंस के आप कैसे बोल सकते हो कि वो पॉइंट किस डिस्टेंस पे है। आप अगर रियल लाइन पे भी रखते हो तो पहले एक ओरिजिन रखते हो, ओरिजिन को रखे हो तभी आप बोलोगे ना कि ये पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। चाहे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलोगे तो किसी पॉइंट को दिखाते हो तो किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हो, या तो ओरिजिन के या दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में कि किस जगह पे है। तो किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जैसे ओरिजिन हो गया, और सेट ऑफ एक्सिस चाहिए। जैसे अगर 2D अगर 1D रहा तो सिर्फ एक एक्सिस, 2D रहेगा तो 2 एक्सिस, 3D रहेगा तो 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। अब जैसे 1D को देखते हैं, ठीक है। अब ये है मोशन, क्या है, 1D मोशन, वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, एक लाइन में कोई भी एक एक्सिस रहेगा, सिर्फ ए वन एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भी एक ही है, एक वेरिएबल। तो अगर एक वेरिएबल रहे, एक एक्सिस रहे, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल, ठीक है। तो इसे वन डायमेंशनल मोशन है, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, एक्सिस एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन। और आपको हमेशा ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। कभी भी आप मोशन को दिखाओगे तो उस मोशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो जैसे इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। फिर ये देखो 2D है, ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, इधर राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। और किसी भी पॉइंट को आपको दिखाना है तो दिखाए वो किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 3D में देखा जाए तो ये है 3D, 3 एक्सिस रहेगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस। किसी भी पॉइंट को आपको दिखाना है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस से कितना दूरी पे है और ओरिजिन से कितना दूरी पे है, तभी आप किसी पॉइंट को बता सकते हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन ए प्लेन टू डायमेंशनल मोशन है, और मोशन इन ए स्पेस ये क्या है, 3 डायमेंशन है। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप अगर एक घड़ी को जोड़ दो, एक क्लॉक को जोड़ दो, ठीक है, पोजीशन तो आप बता दिए, और साथ में टाइम, ठीक है, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में वो किस जगह पे था, तब इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यही इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक घड़ी जोड़ दो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कि इस टाइम पे वो इस पॉइंट पे था और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में वो दूसरे पॉइंट पे था, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया 1D। तो वन डायमेंशन में भी टाइम भी बता दो कि किस पोजीशन पे था किस टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल के लिए रेफरेंस ऑफ फ्रेम। 2D के लिए भी ये एक्सिस आपके पता चल गया, फिर आप टाइम भी जोड़ दो कि इस टाइम पे इस पोजीशन पे, इस टाइम पे इस पोजीशन पे, तो वो हो गया रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है। तभी बनेगा रेफरेंस ऑफ फ्रेम कि पहले आपको एक्सिस भी चाहिए, ओरिजिन भी चाहिए, और उसके बाद एक घड़ी चाहिए जिससे आप टाइम बता सको कि किस टाइम पे वो कहाँ पे था, तो उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, 2D का जो हम दिखाते हैं वो किसमें दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 3D भी दिखा रहे हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सारा एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब है कि किसी भी इवेंट को आप बताते हो तो ये डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। यही इसी चीज को समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि आप किस जगह पर से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी भी आप मोशन को आप अगर देख रहे हो तो कहां पर से देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगर किसी बस में अगर बोला जाए कि बस पे अगर आदमी बैठा हुआ है, तो बस पे आदमी बैठा हुआ है और दूसरे पैसेंजर को अगर देखे तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में बाकी पैसेंजर क्या है, बैठा हुआ है, स्टिल है। लेकिन वही जो बस के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है, मतलब कि रोड पे अगर कोई है, तो उसको बस का आदमी सब मूव करते हुए नजर आता है कि हाँ बस पे जो भी आदमी है वो मोशन में है। तो बस के अंदर जो आदमी है वो अगर दूसरे आदमी को देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि इसका मोशन कुछ नहीं हो रहा है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और वही बस के बाहर जो आदमी सब है वो सब अगर देख रहा है उन आदमी सबको, तो वो क्या है, मूवमेंट में है।
ठीक है। तो यही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस के अंदर, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस के बाहर। तो कोई भी मोशन आप अगर बताते हो या कोई भी इवेंट आप अगर बताते हो तो डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि आप कहां पर से किस चीज को देख रहे हो। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है। ठीक है, किसको आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, कि किस जगह पर से आप देख रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि वन डायमेंशनल है, ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट को आप बोलते हो कि ये 4 पे है, यहाँ पे से 4, ठीक है, तो आप ओरिजिन से बता रहे हो, ओरिजिन से है तभी 4 रहेगा ना। मान लो ये -2 रहे, तो -2 से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 6। ठीक है, तो डिपेंड कर गया ना कि आप कहाँ पर से बोल रहे हो, ओरिजिन से बोल रहे हो या -2 से। वैसे ही मान लो अगर ओरिजिन से अगर किसी को बोले कि यहाँ पे है पॉइंट 2 और 4 पे है, तो ठीक है, 2,4 पे है, लेकिन ओरिजिन से अगर मान लो यहाँ पर से रहे किसी और दूसरे पॉइंट से, तो वैल्यू क्या आएगा, कुछ अलग आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहाँ पर से किस चीज को बोल रहे हो। अब आते हैं डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्टेंस क्या है, किसी भी, जो भी पूरा पथ कवर्ड किया ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो पूरा लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, जो भी दूरी तय किया, जो भी पथ का पूरा लेंथ ट्रेवल किया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मान लो कि आप एक यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए और फिर इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आ गए, तो डिस्टेंस आपका क्या रहा, ये प्लस ये। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा है, मतलब उल्टा क्या, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो एक बॉडी है जो कि यहाँ पे था और फिर यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, फिर वापस अगर यहीं पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस इसका यहाँ से मान लो अगर यहाँ तक L डिस्टेंस है, और फिर वापस L डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी हो गया 2L, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मान लो कि यहाँ पर से चालू किया, यहाँ से गया 2, फिर वापस इधर गया 3, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इधर 2 और फिर वापस 3, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 5। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो सिर्फ 1 है, क्योंकि यहाँ से चालू किया था और यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन भी है इसमें। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगा या तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस नहीं बोल सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो कि हाँ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का, काहे कि यूनिट दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम है, दोनों अपना मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही सब में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है। अब है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कि जब टाइम के साथ अगर उसका मोशन नहीं बदले, तो मोशन नहीं बदलने का मतलब क्या होगा, स्पीड नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्पीड और या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ कितना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। तो अब देखो सेम डिस्टेंस है, टाइम बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, 0, tan थीटा क्या होगा, 0, यानी स्लोप भी 0, वेलोसिटी भी 0, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 है। ये क्या है, फिर से डिस्टेंस वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, वही है स्लोप। डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, जो कि क्या है, वेलोसिटी। तो ये tan थीटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। जो स्लोप क्या है वो एक कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या है, जो ये ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है, कि स्लोप नहीं बदल रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन ये भी यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है, तो लेकिन बदल तो नहीं रहा है ना टाइम के साथ, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। और कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो भी टाइम के साथ तो बदल नहीं रहा है। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना, ठीक है। तो वेलोसिटी का कोई वैल्यू रहे चाहे जीरो रहे, तो दोनों क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इसका जो टाइम थीटा है, जो स्लोप है, वो टाइम के साथ बदलते जा रहा है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग है। तो वेलोसिटी क्या है, फंक्शन है टाइम का, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ रहे तो स्लोप क्या आएगा, स्पीड। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहे तो स्लोप क्या आएगा, वेलोसिटी। अब इक्वल स्लोप मींस इक्वल वेलोसिटी, यानी कि अगर दो कर्व बना हुआ है और उसका स्लोप अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि उसका, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है, कि अगर स्लोप इक्वल है तो यानी कि स्पीड भी इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्लोप इक्वल है तो यानी कि वेलोसिटी भी इक्वल है, ठीक है। और किसी का अगर स्लोप ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप अगर उसका ज्यादा है, यानी tan थीटा का वैल्यू ज्यादा है, तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा है। अब मानते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो ये मान लो कि इनिशियल टाइम ti है और यहाँ पे पोजीशन क्या है, xi। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, कि जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट को जहाँ पे टच करे, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट को अगर नोट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो मान लो xi ये पोजीशन वेक्टर है, फिर फाइनल पॉइंट यहाँ पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर xf है, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर xf माइनस xi, ठीक है, f से लेके i तक, ठीक है। एरो का हेड कहाँ है, फाइनल पॉइंट पे, और टेल कहाँ है, इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। तो xf माइनस xi ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो xf माइनस xi डिवाइडेड बाय tf माइनस ti, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। फिर एवरेज स्पीड क्या है, टोटल पाथ टेकन, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ टेकन, पहले ही बोल दिए कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट किस पे है, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, ठीक है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि जो भी पाथ वो ट्रेवल किया, स्ट्रेट करे चाहे गोल करे, किसी टाइप का भी अगर कर्व का, तो जो भी पूरा उस लेंथ है उस कर्व का, वो क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे स्पीड में क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर इंस्टेंटेनियस बोले तो पहले ही हम मैथमेटिक्स में बता दिए थे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। किसी भी कर्व को अगर टेंजेंट अगर उस पर बनाओ, ठीक है, कोई कर्व है उस पर अगर टेंजेंट बनाओ तो उसका जो स्लोप बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, dx बाई dt, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है। तो उसका जो स्लोप अगर बनेगा जो टेंजेंट का उस पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिफरेंशिएशन के टर्म में बोला जाए तो dx बाई dt, स्लोप के टर्म में बोला जाए तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप टू द कर्व एट दैट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि फिर से यही चीज, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है, उस इंस्टेंट पे कितना है, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट
ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट दैट पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के साथ क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस के साथ स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाई tf माइनस ti, और डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितना टाइम में ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या बोले, कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस बोले तो हमेशा डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, यानी स्लोप ऑफ द vt कर्व एट द पॉइंट और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व रहेगा और उस कर्व का स्लोप किसी एक पॉइंट पे कितना है, ठीक है, वो उसका टेंजेंट बताएगा, और उस टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन बनेगा एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप या इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यानी कि स्लोप क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। फिर क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब जैसे चार टाइप का कर्व बना हुआ, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे है एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्लोप भी क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसका ये जो कर्व है उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब जो एरिया बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो मान लो ये ब्लू कलर का ग्राफ है, तो ये टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा, ये एरिया जो ट्रायंगल का बन रहा है A1, तो वो क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी ये जितना दूर का एरिया कवर किया वो क्या है, A क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, इतना एरिया पॉजिटिव है और इतना एरिया नेगेटिव, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A1 माइनस A2। यहाँ पे क्या है, स्लोप भी नेगेटिव और एरिया भी नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव और जो डिस्प्लेसमेंट है वो A1 माइनस A2 है, यानी कि एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। अब है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा टाइम के साथ नहीं बदले, किसी भी चीज को अगर यूनिफॉर्म बोलो तो इसका मतलब क्या है, वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम, यानी कितना टाइम में वेलोसिटी u से v हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से v हो गया, जबकि एक्सेलरेशन क्या था, a। ये क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यानी कि s क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, u क्या है, इनिशियल स्पीड, t क्या है, टाइम टेकन, a क्या है, एक्सेलरेशन, और फिर t क्या है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, u क्या है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, स्केलर के टर्म में अगर आप बोलो, ठीक है, कि आपको स्पीड दिया रहे तो ये सब लगाओ। और प्लस एक चीज आपको याद रखना है, सबसे बड़ा बात जो है कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के लिए है। ठीक है, प्लेन में आप लगाओगे तो आपको हर एक
डायरेक्शन का अलग करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस का अलग, ठीक है। तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलो तो v इज इक्वल टू यू प्लस एट, यानी कि अगर डायरेक्शन भी आपको पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये सब आप वेलोसिटी आप वेक्टर के फॉर्म में लगाइए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या यहाँ पे s है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो एक साइड क्या है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी क्या था u, और एक साइड क्या है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी क्या था v, ठीक है। फिर से यही फार्मूला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये इक्वेशन तो पूरा स्केलर ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखो, क्योंकि ग्रेविटेशन में ये चीज का जरूरत है कि अपवर्ड क्या होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है कि v और u का या एक्सेलरेशन का ये है साइन कन्वेंशन, कि वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन, स्पीड का साइन कन्वेंशन, चाहे कभी भी डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन। तो अपवर्ड्स क्या रहेगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या है फ्री फॉल, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को आप अगर एक हाइट से गिराते हो, ठीक है, चाहे किसी एक इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर आप उसको ऊपर फेंकते हो, ठीक है, अगर ऊपर आप फेंको तो उसको क्या बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को जीरो वेलोसिटी के साथ नीचे अगर गिराओ, ठीक है, किसी एक हाइट से अगर उसको नीचे गिराओ तो इसको क्या बोलते हैं फ्री फॉल। चाहे आप किसी एक वेलोसिटी से किसी चीज को अगर ऊपर फेंको तो ऊपर जाके क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है तो फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप अगर फ्री फॉल में किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो यानी कि फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है, कि ग्रेविटी से आप अगर अंडर ग्रेविटी आप किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है और h हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए हो, तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा या h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा √2gh, ठीक है। चाहे आप अगर √2gh वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जीरो, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो v इज इक्वल टू gt होगा, ठीक है। यानी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से गिरा रहे हो, ठीक है, तो जितना टाइम उसको नीचे गिरने में लगता है उतना ही अगर उसी वेलोसिटी जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को गिरा है वो √2gh वेलोसिटी के साथ नीचे गिरा, ठीक है, और गिरने में उसको टाइम लगा t, तो आप अगर √2gh वेलोसिटी से उसको आप अगर ऊपर फेंकते हो तो h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम उसको फिर से लगेगा t, ठीक है। तो v इज इक्वल टू √2gh या gt। आप इसको अगर निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या आप ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन है 9.81, और h क्या है जो डिस्टेंस आपका रहेगा वो h है यानी हाइट, ठीक है, वर्टिकल हाइट। तो ये क्या हो गया √2gh, और टाइम के रिस्पेक्ट में बोलो तो gt, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, u जीरो रहेगा तो v क्या हो जाएगा gt, ठीक है। अब ये गैलीलियो का थ्योरम है, ठीक है, प्रूफ किया हुआ कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो हर एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर फर्स्ट डिस्टेंस रेशियो है, ठीक है, रेशियो है कि अगर मान लो फर्स्ट डिस्टेंस में अगर ट्रेवल करता है d डिस्टेंस, ठीक है, कि अगर पहले सेकंड में आप इसको ड्रॉप किए और ये पहला सेकंड जब बीता तो उस समय अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है d, तो सेकंड में वो ट्रेवल करेगा 3d, उसके बाद फिर फिफ्थ सेकंड में, थर्ड सेकंड में 5d, फोर्थ सेकंड में 7d, फिफ्थ सेकंड में 9d और सिक्स सेकंड में 11d, और ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है ऑड मल्टीपल, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो यही क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल से गिराते हो तो हर एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या रहेगा ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो पहले सेकंड में अगर वो 1 ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा सेकंड में 3, तीसरे सेकंड में 5, चौथे सेकंड में 7, पांचवें सेकंड में 9 और छठे सेकंड में 11, ठीक है। यानी मान लो अगर d डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले सेकंड में तो सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 3d,
फिर थर्ड सेकेंड में 5d, फिर फोर्थ सेकेंड में 7d, ऐसे करके इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा हर एक सेकेंड में। ठीक है, ये टोटल टाइम नहीं बता रहे कि 1+2 में कितना, नहीं, सिर्फ सेकेंड में कितना। ठीक है, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना। ठीक है, तो यही क्या है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल से गिराते हो तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर एक सेकेंड में। ठीक है, तो फिर साइन कन्वेंशन भी आप देख लो, अगर यहाँ पे फ्री फॉल है तो एक्सीलरेशन क्या रहता है, -g। क्यों? क्योंकि g नीचे लग रहा है, और आपका साइन कन्वेंशन क्या है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर आपका पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए फ्री फॉल में भी एक्सीलरेशन क्या रहता है, -g। ठीक है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है अगर इस डायरेक्शन से देखा जाए तो। ठीक है, नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, √2gh पॉजिटिव। ठीक, अब लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कब आता है कि कभी भी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलो, यानी VAB, तो इसका मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB। या वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A आप बोलो तो इसका मतलब क्या है, VB माइनस VA। ठीक है, और फिर क्या है, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, यानी relative velocity of A with respect to B is equal to minus of relative velocity of B with respect to A। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। जैसे इस कर्व से समझते हैं कि मान लो ये वेलोसिटी VA है और ये वेलोसिटी VB, तो VA के अपोजिट में सेम, कि वेक्टर क्या है, जितना लेंथ रहेगा वही उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये हो गया VA, तो इसके अपोजिट में -VA। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। तो ये हो गया -VA। मान लो ये वेक्टर VB है तो इसके अपोजिट में वेक्टर -VB। अब जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, तो ये क्या है, VA माइनस VB, यानी VA और साथ में -VB का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, VA माइनस VB, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। और इधर आप देखो तो ये क्या है, VB माइनस VA, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो ये क्या है, VB माइनस VA। तो यही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन करेंगे फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप इस चीज को बढ़िया समझ लीजिए कि VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, यानी मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। और इस कर्व को समझ लीजिए। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमेशा कब आता है, जब एक मोशन को दूसरे रिस्पेक्ट के, आप एक मोशन में किसी एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन में आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी यही कहानी है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। जैसे बस वाला क्वेश्चन बोले थे, तो अगर कोई बस पे अगर बैठा हुआ है दूसरे आदमी को देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी 0 है, कि उस आदमी का वेलोसिटी 0 है। लेकिन वही अगर कोई सड़क पे बैठा हुआ आदमी अगर उस आदमी को देख रहा है, बस में बैठे हुए आदमी को, तो उसको वेलोसिटी दिखेगा कि वो आदमी एक वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग ऑन द बस। ठीक है, यानी बस पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो एक को पैसेंजर को देख रहा है, दूसरे पैसेंजर को देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में उस को पैसेंजर का वेलोसिटी 0 है। लेकिन वही कोई रोड पर से अगर देख रहा है, रोड पे बैठा हुआ आदमी अगर देख रहा है तो वो पैसेंजर को देख रहा है कि नहीं, मूव कर रहा है, बस के वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कि कभी भी आपको अगर दिया रहे रनिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ तो हम भी फंस गए। तो रनिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन, तो इसका मतलब क्या है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, रनिंग अगेंस्ट द मोशन, अगर कभी बोले कि रनिंग अगेंस्ट द मोशन, तो इसका मतलब क्या आता है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में मोशन उसका हो रहा है उसके डायरेक्शन के ही अपोजिट में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो रनिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन का मतलब क्या है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन खत्म। अब इसके बाद फिर जेई और नीट का क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।